हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो चलिए इन्वायरमेंट की थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 2 लेसन यहाँ पे इन्वायरमेंट की कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हम लोग 4 टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एक बिल प्रस्तुत किया गया है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये बिल क्या है, एक्चुअली इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूस हम लोग टॉप में आ रहे हैं सल्फ़र इमिशन को लेकर। तो इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूशन किस तरीके का पोल्यूशन है, इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे बॉडी पे, इन्वायरमेंट में किस तरीके का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही इस बार यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी की सबमिट हुई है। तो कहाँ हुई है, क्या बातें हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये 3 टॉपिक तो ठीक है, बट थोड़ा और टाइम मिला तो यहाँ पे ब्लू फ्लैग के बारे में देखेंगे। 8 न्यू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है हमारे 8 न्यू बीचेस को। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और इसको देने से क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई होप कि ये चारों टॉपिक मैं कवर कर पाऊँ, क्योंकि थोड़े लेंदी तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यहाँ पे आज के लिए क्वेश्चन देख लीजिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलस्ट्रेट करनी है हाउ इंडियाज़ आंगनवाड़ी सिस्टम इज़ गेटिंग सम थिंग्स राइट डिस्पाइट इट्स मेनी फ्लॉज। तो आपको यहाँ पे आंगनवाड़ी सिस्टम के बारे में बतानी है। ये आपका GS3 पेपर में आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी देखने को मिलता है। GS2 पेपर में आ जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंगनवाड़ी सिस्टम के बारे में सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कई दिक्कतें होती हैं आंगनवाड़ी सिस्टम में, और क्या क्या यहाँ पे लैकुनास है, उन सारी चीज़ों को बताइए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ें सही है, आंगनवाड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है, एलिसिडेट करनी है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे टॉपिक की डिटेल में बताना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्पाइट इट्स मेनी फ्लॉज, यानी कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, इश्यूज़ है, तो उसको भी आपको राइट डाउन करनी है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आप चैलेंजेस लिखते हो तो उसकी सॉल्यूशन भी ज़रूर लिखिए। चैलेंजेस के बाद डायरेक्ट आप लोग कंक्लूजन लिख देते हो, विच इज़ नॉट गुड। वो आपका सही नहीं बताता है, वो ऐसा लगता है कि आप लोग से बुराई करके छोड़ दिए। तो बुराई करके छोड़ दोगे तो आप तो कॉमन मैन हो गए ना, लेकिन आपको तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। अब बुराई तो हाँ हर एक जगह है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के क्या करोगे कि बुराइयों को दूर करोगे और वहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आओगे। तो हमेशा आपके माइंड जो है ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लिख रहे हो और इश्यूज़ लिख रहे हो, प्रॉब्लम लिख के छोड़ दिए, तो फिर आपके आंसर में मार्क्स क्यों देगा कोई भी, है कि नहीं। तो आपको मार्क्स लेना है तो आपको सोल्यूशन बताना है, और एक अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रटा रटाया बस एक ही चीज़ सारे आंसर में आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब ऐसी वर्ड्स है जो आपको चिपकाना ही है, नो डाउट चिपकाना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिक सॉल्यूशन दीजिए, कुछ केस स्टडी इन्वॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ना और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। वैसे नो डाउट आप लोग बहुत बेहतरीन लिख रहे हो और काफ़ी इंप्रूव भी हुआ है आप लोग के आंसर राइटिंग में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे ही और भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते, डेली बहुत सारे बच्चे जुड़ते, अगर और भी बच्चे जुड़ने चाहते तो इस तरीके के यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया गया है, इसमें आप लोग मेल कीजिए। उसके बाद आपको डिटेल प्रोसीजर बताया जाएगा कि क्या यहाँ पे कैसे जुड़ना है। चलिए आइए और भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कल मैं पूछी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 की, ये यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था कि कैसे एनजीटी जो है ये डिफरेंट है सीपीसीबी से। तो 2 स्टेटमेंट है, पहले कहा जा रहा है कि एनजीटी को यहाँ पे एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, वहीं सीपीसीबी की बात करें तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि सीपीसीबी भी यहाँ पे एक्ट के थ्रू ही आया था जैसे एनजीटी एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि इसका एम कहा जा रहा है, तो दोनों का एम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में सही है। सीपीसीपी अगर आप देखो तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यहाँ पे 1974 के तहत वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया था। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका जो पावर और फंक्शन है वो दोनों 2 कानून से यहाँ पे इसको मिलता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो तो यहाँ पे वाटर एक्ट के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बट ये जो बॉडी काम करती है ना वो यहाँ पे एयर एक्ट के थ्रू काम करती है। एयर एक्ट के थ्रू इनको पावर भी मिलता है, और इनका जो काम करना है, क्या क्या फंक्शन इनको निभाना है, ये सारी चीज़ें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इनको काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसा बहुत कन्फ्यूज़न वाला गेम खेलते ही है, तो आप लोग की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। तो आज के लिए बस इतना ही है।
नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आज की टॉपिक में डिस्कस कर लूँ क्योंकि कल बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक थी, तो उसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाने का ज़्यादा ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा था। आज कुछ और टॉपिक डिस्कस करते, तो दोनों का मिला के कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिलाकर आपको कल यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल के बारे में 2020 का। तो रिसेंटली ये जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा कुछ प्रोविजंस को लेकर यहाँ पे वार्न किया गया है, यानी कि कुछ प्रोविज़न यहाँ पे इस बिल में रखा गया है जिससे कि अगेन जो फार्मर्स की लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है। अभी आप लोग जैसे फार्मर्स की प्रोटेस्ट देख रहे हो, तो ये जो फार्म एक्ट आया था, फार्म बिल जो 3 लाया गया है जिसके थ्रू कानून बनाया गया, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेनली उनका रीज़न है कि एमएसपी को यहाँ पे फिक्स करना। सरकार जो एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो कभी फिक्स नहीं होता है। सरकार के द्वारा कह तो दिया जाता है कि हाँ ठीक है 23 क्रॉप्स में वो जो एमएसपी देते हैं वो इतना इतना देंगे, 1.5 टाइम्स ज़्यादा देंगे, बट एक्चुअली जब यहाँ पे उनको ख़रीदना होता है ना तो सरकार खरीदती नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम देखोगे वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत अच्छा समय है ना कि आप लोग जो है इस सारी चीज़ों को समझो। हालांकि हम लोग दिसंबर मंथ की जब मैगजीन को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, बट अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग न्यूज़ चैनल खोलकर थोड़ा बहुत जो वहाँ के किसान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे उनकी बातें सुनिए कि सरकार का क्या कहानी है, सरकार किस तरीके से उनके साथ जो है एक तरीके का आप कह सकते हो कि सरकार जो है सिर्फ बोलती है लेकिन उनके लिए कुछ हित में काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे फार्मर्स जो है बेवकूफ़ है और उठ के आ गए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो यही कहना है कि कोई भड़का दिया है, कांग्रेस वाले भड़का दिए हैं। तो कांग्रेस वाले कैसे कोई आपको कैसे भड़का सकता है अगर आप उस चीज़ के लिए जो है ना सफ़र नहीं कर रहे हो। ठीक है, सफ़र करोगे तभी आपको कोई भड़का सकता है, अदरवाइज़ नहीं भड़का सकता है। तो वही चीज़ है कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट 100% गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। बाकी वेट कीजिए, जब इसके ऊपर आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी। तो इसके प्रोविज़न जो दिए गए हैं उसके लिए वार्न किया जा रहा है, तो देख लेते हैं। अगर बिल के बारे में बात करें तो ये बिल है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, और फार्मर्स के लिए जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो इनके द्वारा जो है मार्च में ही लाया गया था। इसमें क्या है ना कि जो पेस्टिसाइड्स दिया जाता है, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ जो छिड़काव करते हैं ना, तो कीटनाशक का जो यहाँ पे दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चर होती है, साथ ही इसको हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, इसको बेचते भी हैं और कई समय लंबे समय तक इसको स्टोर भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मर्स को देते हैं और फिर फार्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको डिस्पोज भी किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होती है कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो इसके ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंश्योर करना है अवेबिलिटी ऑफ सेफ पेस्टिसाइड्स। सेफ पेस्टिसाइड्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि फार्मर्स की जान चले जाती है। कहने का मतलब है कि जो छिड़काव करते हैं वो उसमें इतना ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि जब फार्मर्स उनको इनहेल करते हैं तो फार्मर्स के जो है ना इनहेल करने के बाद उनको या तो कई तरीके के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, या तो फिर उनको जो है लॉन्ग टर्म जो है पैरालिसिस अटैक हो जाता है, या फिर शॉर्ट टर्म में ही आप देखोगे कि डेथ हो जाता है। तो ये जो है ना सेफ़ पेस्टिसाइड्स नहीं कहा जाता है ऐसे। ज़्यादातर आप देखोगे कि जो पेस्टिसाइड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना वो तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो हमारे कंट्री में बनता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, बट दिस इज़ ट्रू। और साथ ही साथ जो रिस्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फार्मर्स को ही रिस्क है। जो पेस्टिसाइड्स यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है, जैसे कि धान है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स आप लोग ले लो, अभी आप लोग जैसे कुकुम्बर है, कैरेट है और मूली, गाजर, सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनमें जो छिड़काव किया जाता है वो क्या होता है ना कि वो सारे जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है उसके अंदर भी वो पेनिट्रेट हो जाता है, उसके अंदर भी वो चला जाता है पेस्टिसाइड्स। अब वो सारे पेस्टिसाइड्स जो है वो सारे फ्रूट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स को, तो इनडायरेक्टली जो है वो हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रहा है। अब इतने हार्मफुल केमिकल आप आज के डेट में खाओगे तभी तो न्यू तरीके की बीमारी भी आप लोग लोगे। तो न्यू तरीके का बीमारी में आप देखते हो कि आज की डेट में कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, हर एक दूसरे आदमी को कैंसर ही हो रहा है। और हमारे कंट्री में कैंसर के पेशेंट का जो नंबर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सूटअप कर चुका है और कर रहा है। आगे आने वाले 10 साल में भी ये प्रिडिक्ट किया गया है, एम्स के जो डॉक्टर है एम्स दिल्ली के, उनके द्वारा ये बताया गया है कि आगे आने वाले 10 साल में 2030 तक जो है ना हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट जो है 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये कुछ डेटा है जो कि मैं दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो कभी मुझे रिलेट करना होता है तो मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ भी यहाँ पे देती हूँ। कभी आप लोग कहने लगते हो कि मैम यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, आपने क्या बता दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं सिर्फ मैं वही आपको जो है वर्ड टू वर्ड कन्वे करूँ तो वो अच्छा चीज़ है। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती हूँ, जो मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ, मुझे जहाँ तक जो भी चीज़ें पता है वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करते चलती हूँ, क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में ना सारी चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड होता है, जो न्यूज़ में चल रहा है वही चीज़ें बताते हैं, बट मैं थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे सारी चीज़ें देख कर आपको बताती हूँ। तो घबराइए मत कि मैम ये आप कहाँ से बताती है। ठीक है,
काफ़ी अजीब लगता है जब इस तरीके का आपका कमेंट पढ़ती हूँ कि मैम ये चीज़ें तो नहीं थी मैगज़ीन में, बट आपने पता नहीं कहाँ से बता दिया, आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं आ रही है। ऐसी बात नहीं है, समझो, भावनाओं को समझो यार। तो रिस्क है ह्यूमन बींग को, क्योंकि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर वो केमिकल पेस्टिसाइड्स जा रहा है, साथ ही एनिमल्स भी खाते हैं। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल अगर उसमें है तो अगर सोचिए फार्मर्स अगर डेथ हो रहे हैं तो सोचिए हमारे इन्वायरमेंट भी कितना गंदा इम्पैक्ट होगा। तो इतना इंश्योर कराना है कि जो पेस्टिसाइड्स मिल रहा है हमारे मार्केट में, जो पेस्टिसाइड्स बेचा जा रहा है ना, वो यहाँ पे सेफ़ पेस्टिसाइड्स होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे कानून आया है, ठीक है। साथ ही साथ जो इससे पहले वाला जो था यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968, इसको रिपील कर रहा है, इसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या कहा जाता था कि हमारे भारत में जो भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है उसको रजिस्टर कराना है, और उसका रजिस्ट्रेशन का, उसका मैन्युफैक्चरिंग का, उसका एक्सपोर्ट का और सेल का, सारी चीज़ों को यहाँ पे गवर्न किया जाता था इस कानून के थ्रू। जो रीज़न है यहाँ पे नया लाने का, ठीक है, पहला वाला जो था ये भी तो कुछ गलत नहीं था, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब न्यू लाने की क्या बातें हो गई। न्यू जो लाया जा रहा है ना, उसमें आप देखो कि इनएडिक्वेसी है, क्योंकि ये 1968 का है, 50 साल पुराना कानून है। अब 50 साल में तो क्या से क्या चेंज हो गया हमारे यहाँ। 50 साल में आप लोग देख रहे हो कि नई नई बीमारी हम लोग देख रहे हैं। 50 साल में क्या से क्या हो गया। आज आप लोग जो है यहाँ बैठ, पता नहीं दुनिया, आप लोग इंडिया के किस कोने में बैठ के मेरी लेसन सुन रहे हो। इतना आसान हो चुका है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, तो 50 साल में वो कानून क्यों हम लोग फॉलो करें। सारी चीज़ें अप टू द मार्क होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपग्रेड होना चाहिए। जब एंड्रॉयड भी अपना वर्जन को अपग्रेड करता है ना, तो सरकार को भी अपने कानून को अपग्रेड करना चाहिए। तो बस इसलिए यहाँ पे अपग्रेड किया गया। अब जैसे आज की डेट में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उसी को टैकल किया जाएगा। इंडिया में आप जानते हो कि एग्रीकल्चर जो है ना बहुत लार्ज पैमाने पे होती है, हमारा कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर होता है यानी कि बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर फसल उगा रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स तो देना बनता है। कभी कभी उनका ओवर यूज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीटनाशक वगैरह लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगते हैं। और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि उसका मिसयूज़ भी होता है, गलत तरीके से उसको दिया जाता है, जिसके कारण हमारे ह्यूमंस, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक, जो कि क्यों लाया गया है, क्या था इससे पहले कानून, ये सारी चीज़ें। अब की प्रोविजन देख लीजिए कि बिल में क्या क्या बातें रखी गई है। सबसे पहला बिल में ना यहाँ पे डिफाइन किया गया, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अब जितने भी बिल आ रहे हैं ना हर एक फील्ड से रिलेटेड, वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। पेस्टिसाइड्स जो मैं अभी आम भाषा में आपको बताई तो वो तो पेस्टिसाइड्स कहते हैं, लेकिन अगर बिल में, कानून में अगर उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है ना, तो अगर उसके अगर रूल्स रेगुलेशन को वॉयलेट किया जाता है तो बहुत आसानी से उसको समझा भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है पेस्ट क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या है। तो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट कहने का मतलब है कि एनिमल, प्लांट और पैथोजेनिक एजेंट का कोई भी एक स्पेसिस जो कि अनवांटेड है या फिर हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग को, इन्वायरमेंट के लिए इंजूरियस है। यानी कि यहाँ पे कीट के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखो कोई कीड़े हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो कि पूरे के पूरे पौधे खा जाते हैं, ठीक है। आपके भी गार्डन में कोई ऐसे कीड़े लगते होंगे कोई ना कोई पौधे में, जो कि पत्ते के साथ साथ वो स्टेम भी खा जाते हैं। मतलब इतना स्टेमिना होता है, मुझे तो कभी कभी लगता है इतने छोटे से कीड़े होते हैं, इतना सारा चीज़ भाई कैसे खा जाते हो, कहाँ रखते हो, कहाँ, मतलब एक होता है ना। तो मेरे गार्डन में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग के घर में भी गार्डन है, कभी भी आप लोग इस चीज़ से कनेक्टेड हो तो आप लोग बेटर फील कर सकते हो कि पेस्ट वगैरह जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, देखने में पिद्दी से होते हैं, लेकिन वो जो है ना पूरे आपके पेड़ साफ़ कर सकते हैं, आपके पूरे आपके जो पूरे फ्रूट्स है और जो फल फ्रूट्स और जो फ्लावर्स होने वो सबको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये कोई स्पेसीज होते हैं, चाहे वो एनिमल के, प्लांट के, पैथोजेनिक है, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स आ गया, बस इसी को मारने के लिए यहाँ पे जो है ना साइड लगा दिया गया। यानी कि एक केमिकल है, बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जहाँ से जो है ना पेस्ट, अगर कीड़े अगर लग गए किसी भी पौधे में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पब्लिक हेल्थ में, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन है फॉर ऑर्डिनरी यूज़ के लिए। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स क्यों लाया गया, बस ये जो कीड़े होते हैं ना जो पूरा का पूरा खेत साफ़ कर देते, जो पूरा का पूरा आपका जो है फ्लावर साफ़ कर देते, बस उसको साफ़ करने से पहले जो यहाँ पे कारण है ना उसी को साफ़ कर दीजिए। कीड़े को मारने के लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड्स लाया गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर दिया गया इस कानून में। दूसरा है कि यहाँ पे सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड भी बनाया गया, ठीक है। अब ऐसा बोर्ड बनाया गया जो कि मेनली यहाँ पे सिर्फ पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो भी काम है उसको देखा जाएगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइस करेंगे कि क्या मैटर यहाँ पे इस कानून के थ्रू निकल कर आ रहा है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी किया जाएगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाइए ना, कि जिससे कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे रिकॉल करना है, वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए, वर्कर्स को कैसे ट्रेन करना है, पेस्टिसाइड्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कितनी क्वांटिटी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको डालना है, लेबोरेटरीज में इसका चेकअप होगा, साथ ही साथ चेकअप नहीं होगा, इसको
चेक किया जाएगा लेबोरेटरीज़ में, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो ये एक बोर्ड बना दिया गया है। बोर्ड बनाने से क्या होता है ना कि वो बोर्ड जो है स्पेसिफिकली सिर्फ पेस्टिसाइड्स के लिए ही काम करेंगे। तो उससे क्या होता है ना कि किसी भी फील्ड में जो है ना काम बहुत बेटर तरीके से होता है, और उसमें जो है ना नेगेटिव चीज़ें जो निकल कर आती है ना उसकी चांसेस कट हो जाती है। तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, नेगेटिव चीज़ें कम देखने को मिलेगी। फाइन। कुछ और भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है, जैसे कि पेस्टिसाइड को रजिस्टर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि पेस्टिसाइड्स को रजिस्टर नहीं करना है। रजिस्टर करने से क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ आप रजिस्टर कराते हो तो उससे पहले वो लेबोरेटरी में चेक होता है। तो लेबोरेटरी में जब चेक हो जाएगा तो सरकार की यहाँ पे गाइडलाइंस होगी तो कि पेस्टिसाइड्स में इतने केमिकल्स को इतना ही मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। अगर उस केमिकल्स को ज़्यादा मिलाया गया, उसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई, तो उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है, उस पेस्टिसाइड्स का रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। ठीक है, तो बराबर है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन कराना ही है। साथ ही यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई भी इंडस्ट्री पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चर करके सारे दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है और स्टॉक भी कर रही है, मैन्युफैक्चर करके जो है इसको बना भी रही है कि चलो 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये सारा काम करने के लिए आपको बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने का मतलब क्या होता है कि आपको सरकार की हामी लेनी है। एक आपको कार्ड दिया जाएगा, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस मिलती है ना, जब आप 18 साल के हो जाते हो तो बस 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी चलाना है, आपको मन किया आप चला लिए। तो ऐसे नहीं ना चलाना है, आपको सरकार से परमिशन लेना है। आप इस देश में रहते हो तो इस देश की सरकार आपको बोलेगी कि अच्छा ठीक है, आप 18 साल के हो गए हो, थोड़ा चला के दिखा लीजिए। कहीं कहीं फील्ड में दिखाना होता है, आप दिखा लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइसेंस, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको पेस्टिसाइड्स बनानी है तो इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि रेगुलेटरी प्राइस भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि पेस्टिसाइड्स का जो है महंगे महंगे आपको प्राइस रख देना है। महंगे प्राइस नहीं रखना चाहिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स वगैरह खरीदते हैं तो जो किसान खरीदते हैं ना उनके इनपुट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। ज़्यादा फ़ायदा होता है किसान की हालत अगर अच्छी होती है तो आज किसान हमारे सड़क पर बैठ के इस तरीके से जो है ना लात नहीं खा रहे होते। कितना ख़राब लगता है कि जो आप घर में बैठ के आज के डेट में अन्न खा रहे हो वो उन्हीं के मेहनत से हम लोग खा रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी क्या हालत हो रही है। आज़ादी के टाइम में भी किसान की हालत वैसी थी, आज भी 70 साल के बाद भी किसान की हालत वैसी ही है। ये चीज़ें कभी नहीं बदली है और मुझे लगता है आगे भी नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार जो है उन्हीं के नाम पे रोटी बनाती है, उन्हीं के नाम पे अपनी कुर्सी गर्म करती है। तो यही बात है। साथ ही यहाँ पे जो है सर्टेन पेस्टिसाइड्स को प्रोहिबिट भी करना चाहिए। कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स है, कैसे ऐसे पेस्टिसाइड्स यहाँ पे मार्केट में बिक रहे हैं जिसको कि छिड़काव करने से फार्मर्स की डेथ हो रही है, इंसान की जान जा रही है। आप समझ सकते हो कि कितना हार्मफुल केमिकल होगा, उसमें जान चले जा रही है। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स जो है मार्केट में आने ही नहीं चाहिए, उसको रोकिए। अगर दूसरे कंट्री से भी वो इम्पोर्ट हो रहा है तो पहले उसका चेक होना चाहिए लेबोरेटरी में, सारे इंग्रेडिएंट्स अप टू द मार्क होने चाहिए। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़्यादा है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। और लास्ट है यहाँ पे कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। तो यहाँ पे अपराध तो होना ही चाहिए, और कोई भी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, रेगुलेटरी बनाए गए हैं, अगर वो नहीं देख रहे हैं कि ऐसी पेस्टिसाइड्स मार्केट में आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और उस पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने से किसानों की जान जा रही है ना, तो वैसे रेगुलेटर्स को बिल्कुल से बिल्कुल उनको पेनल्टी देना चाहिए, सज़ा देना चाहिए। आप समझ सकते हो कितना हार्मफुल है कि यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिससे कि इंसानों की जान चले जाती है। तो वैसे वैसे को रोकना है ना, रेगुलेटर बनाना है, सही तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा, लैब में देखा जाएगा, जो अप्रोप्रिएट रूल्स रेगुलेशंस है, जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोविजंस है। इससे बेनिफिट क्या होगा ये समझिए। यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो सेफ़ और इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स है इसको प्रोडक्शंस और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और हमारा जो क्रॉप लॉस होता है ना वो यहाँ पे कम होगा। बहुत सारे किसान तो पता है डर के मारे वो यूज़ नहीं करते। अब आप ही समझिए, आप अपने आप को उन किसानों की जगह पर रख के सोचिए कि जब आपको पता होगा कि ये इस तरीके से कीटनाशक दवा छिड़कने से आपकी जान भी जा सकती है, तो क्या आप ऐसा काम करोगे? आप इस धरती में अकेले तो नहीं हो, आपके ऊपर ना जाने कितने लोग डिपेंडेंट है कि नहीं। तो ऐसे तो नहीं ना आप करोगे, तो लोग डर से करते भी नहीं है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो समझ सकते हैं ह्यूज लॉस होता है किसानों को। साथ ही साथ यहाँ पे पोटेंशियल इफेक्ट होगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है सही तरीके से आए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे लोगों के हेल्थ में एक सही इम्पैक्ट दें। एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का होगा उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि जो गलत तरीके का क्लेम होता है ना वो यहाँ पे रुक पाएगा। मैन्युफैक्चरर्स जो कि यहाँ पे कानून को अगर वॉयलेट करेंगे तो उनको अच्छा खासा हेवी पेनल्टी लगेगा। और पेनल्टी भी यहाँ पे जो कलेक्ट किया जाएगा वो सेंट्रल फंड के फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे फार्मर्स को कंपेंसेशंस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि उनका पेस्टिसाइड्स को सही तरीके से यूज़ नहीं करने के कारण अगर उनके क्रॉप बर्बाद होते, फसल बर्बाद होते, तो जो भी यहाँ पे पेनल्टीज़ लिया जाएगा ना, तो उनको इस पेनल्टीज़ के थ्रू इस फंड में जो भी
पैसे कलेक्ट होंगे उनसे फार्मर्स का जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेनिफिट ये है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई, क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? सबसे पहला बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कि इसमें जो है ना, इस बिल में यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया गया है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर होगा पेस्टिसाइड्स उसको जो है एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, डज नॉट अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट आर बैंड इन इंडिया। तो जो इंडिया में बैन है उसको यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया गया है कि उसको पेस्टिसाइड्स को एक्सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ बैन है ना, क्या पता यूएस में वो वाले पेस्टिसाइड्स यूज़ होते होंगे, जापान में यूज़ होते होंगे, तो अगर दूसरे कंट्री में यूज़ होते हैं तो उसको वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कहा गया है। साथ ही जो टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स है उसके रजिस्ट्रेशंस की भी यहाँ पे कोई तरीके की रिक्वायरमेंट की बात नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे जो है ना, इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस को इंक्रीज़ किया गया है। बिल में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि फॉर्मुलेशंस करना है, इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस, यानी कि अल्टीमेटली जो है ना हमारे क्रॉप और हमारे फार्मर्स के हेल्थ को और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करने की बात की गई है। यानी कि अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके का पेस्टिसाइड, तो क्या गारंटी है कि उसकी टेस्ट होगी सही तरीके से, क्या गारंटी है कि रेगुलेटर भी उसको देखेंगे सही तरीके से, और जो मार्केट में आएगा उससे जो है किसान अगर उसको खरीदेंगे तो क्या गारंटी है कि किसान की जान नहीं जाएगी उससे, और क्या गारंटी कि हमारे ह्यूमन बींग हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हम लोग एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें कि हम लोग इंपोर्ट अपना कट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ावा कर रहे हैं, हम लोग अपनी मैन्युफैक्चर सेक्टर्स को बढ़ावा करेंगे। तो फिर इस बिल में हमारे एक्सपोर्ट की बात क्यों नहीं की गई है, इंपोर्ट की बात क्यों की गई है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, यानी कि फार्मर्स जो भी यहाँ पे अगर उनको प्रिस्क्रिप्शंस मिलेगा, जब वो पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे तो उससे पहले उनको प्रिस्क्रिप्शंस लेना ज़रूरी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लेने जाते हो, तो उससे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो, पुर्जी लेते हो, उसी के बेसिस पे आपको जो है दुकान वाले जो दवा लिख देते। उसी तरीके से फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए ना कि वो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाए कि हाँ, अगर इस तरीके का कीड़े लगे हैं तो आपको कैसी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, या फिर कीड़े बचाने से पहले ही छिड़काव कर देते हैं। जैसे फसल थोड़े बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा सा छिड़काव करना ज़रूरी होता है ताकि कीड़े ना लगे, क्योंकि अगर कीड़े लग गए तो कुछ तो परसेंट आपका बर्बाद होगा ना, तो उतना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में बात नहीं किया गया। पावर ऑफ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को दे दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइसेंस कौन देता है आपको, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस कौन देता है, ब्यूरोक्रेट ही ना देते हैं। तो पावर किसको दे दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को दे दिया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना इस तरीके के प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जो बेसिकली आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इंपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट के बारे में बात ही नहीं किया गया, तो ये तो मेजर कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि मिनिमल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स प्रमोशंस जो है इसको ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करें, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। फार्मर्स को यहाँ पे अवेयर करना है क्या क्या जुडिशियस यूसेज है, यानी कि कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें फार्मर्स को पता होना चाहिए। फार्मर्स को भी थोड़े से अनअवेयर होते, उनको नहीं पता होता है, वो तो अपने फसल को बचाने के लिए जो है ज़रूरत से ज़्यादा भी छिड़काव कर देते हैं। लेकिन एक क्वांटिटी होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, और एक तरीका होता है कि कैसे आपको छिड़काव करना है जिससे कि आपकी हेल्थ में आपको नुकसान ना हो। सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए एग्रो इकोलॉजिकल मेथड का, जो कि पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे वाइडर कंसल्टेशंस ले ऑन द बिल, और इसको जो है ना एक सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी होते हैं पार्लियामेंट में जो कि देखते हैं सारे बिल्स को कि हाँ इसके जो है ना सारे प्रोविजंस अप टू द मार्क है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो ये सेलेक्ट कमेटी के पास भी पहले भेजना चाहिए, उसके बाद ही इसको पास कराने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे कंट्री का क्या हालचाल है पेस्टिसाइड्स के यूजेस और प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स की देखें तो आज से नहीं, ये 1952 से ही स्टार्ट है, जब से ये प्लांट को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हम लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड में पेस्टिसाइड्स को लेकर। इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में यूज़ होती है, और ये हाईएस्ट शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, मतलब कीड़े, आप लोग देखते हो इंसेक्ट्स में क्या आते हैं, चींटी, आप लोग जो आम घर में देखते हो चींटी होते हैं, बड़ी चींटी होती है, रेड चींटी होती है, तो ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे और भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो भी जो है हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप के लिए, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। फंजीसाइड्स आते हैं, जब फंजाई लग जाती है ना तो उसको हटाने के लिए फंजीसाइड्स आता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपका केमिकल्स आता है जिसके थ्रू उसको मारा जाता है। मेन यूज़ अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स का इंडिया में देखें तो मेनली ये कॉटन क्रॉप्स में होता है, उसके बाद पैडी और वीट में होता है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर है, ध्यान रखिएगा। 2019 तक आप देखो कि टोटल 292 पेस्टिसाइड्स को रजिस्टर किया गया है इंडिया में। टोटल पेस्टिसाइड्स कंजप्शंस कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर यूपी, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती यहीं होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रख सकते हो।
पर हेक्टेयर कंजप्शन अगर पेस्टिसाइड्स का देखें तो ये पंजाब में ज़्यादा होता है, यानी कि जितना हेक्टेयर है उस हिसाब से कितना कंजप्शन हो रहा है तो ये पंजाब में ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग पूरे स्टेट में देखें तो कहाँ ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ये रही पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल। तो बिल को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाई हूँ। ये बिल है क्यों आया है, इससे पहले क्या था, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या बेनिफिट हो सकता है और कंसर्न क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली इंडिया का जो सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन है वो डिक्लाइन हुआ है 2019 में, एज़ पर द रिपोर्ट एनालिसिस जो कि ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा किया गया और एक सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग CREA भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत खुशखबरी की बात है, आप लोगों को क्लैप करना चाहिए हमारे लिए। फाइंडिंग क्या है कि इंडिया का जो सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस है वो रिकॉर्ड किया गया है कि कितना कम हुआ है। तो 2018 के कंपैरिजन में यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे 6% डाउन हुआ है, लेकिन इंडिया अभी भी टॉप इमीटर पोजीशन है। थोड़ा सा डाउन हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग बरकरार है अपने टॉप पोजीशन को, और वो भी 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से। और हमारे बाद है रशिया और चाइना, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया इमिट करता है 21% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि ह्यूमन मेड, हमारे द्वारा यहाँ पे जो है इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिगेस्ट इमिशन हॉट स्पॉट अगर इंडिया में देखें तो ऑब्वियस है कि थर्मल पावर प्लांट है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ का, तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगरौली, नवेली और तलचर का है। ग्रीन पीस इंडिया जो है ना, ये हमेशा यहाँ पे जो है एनालिसिस दिखाता है नासा डेटा का, जो कि ये बता रहा है कि इंडिया में 15% सारे जो ऑल जो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का जो हॉट स्पॉट है वर्ल्ड में, वो 15% तो इंडिया में ही है। ठीक है, और ये डिटेक्ट किया गया है ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट के द्वारा भी। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे, इसको ध्यान रखिए। आइए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, साइंस में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता कैसा है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं है, बैड स्मेलिंग है, बहुत ही गंदा स्मेल करेगा, टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक गैस कहने का मतलब है कि जब आप उसको इनहेल कर लेते हो ना, इनहेल करने के बाद या तो आपको बेहोशी आएगा, चक्कर आएगा, या तो आप खांस दोगे कस के। ठीक है, यानी कि जैसे ही वो गैस अंदर जाता है तो आपकी बॉडी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप जो है ना उसकी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उसको कहते हैं टॉक्सिक गैस। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल कोल, यानी कि जो कोयला जलता है ना, उससे ये निकलता है, और जो ऑयल यूज़ करते हैं उससे निकलता है, डीजल से निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि यहाँ पे सल्फर बाहर निकलता है। ये नेचुरल बाई प्रोडक्ट भी है, जब वोल्केनो एक्टिविटी भी होती है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, फटता है, तो उससे भी सल्फर निकलती है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि और भी है, पावर प्लांट भी है, मेटल प्रोसेसिंग और स्मेल्टिंग फैसिलिटीज़, व्हीकल्स, ये सारी जगहों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है। तो आपको प्राइमरी सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी कि एक बार अगर एयर में आ गया तो ये आपका काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और इससे जो है ना स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर और प्री मेच्योर डेथ, यानी कि समय से पहले जो है मृत्यु हो सकती है इस तरीके के सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल करने से। सल्फर डाइऑक्साइड की आप लोग जानते ही होंगे, जो एसिड रेन होता है, जो गंदी बारिश होती है, जब एटमॉस्फेयर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो एसिड रेन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कौन कौन सी गैसेस होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। आई थिंक नाइट्रस ऑक्साइड होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ट्रीज़ और प्लांट के लिए, यानी कि इसके टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज कर देता है। इसलिए जब भी आप देखते हो कि एसिड रेन होता है ना, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, कुछ तो स्टेप्स लिया गया होगा, तभी तो 6% कम हुआ है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जैसे कि मैं कल आपको बता रही थी कि बिल्डिंग में के ऊपर आप लोग सोलर पैनल लगाने का सोचो, उससे क्या होगा कि हमारी इमिशन खत्म होगी। अब चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये सल्फर हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से कम होगी। तो सरकार का भी यहाँ पे सपना है कि इसको कम करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और हम लोग कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट है और वो जो नॉन कंप्लायंस है, यानी कि आप लोग देखो कि ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो कि सरकार के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन लाया जा रहा है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको बंद कर दो। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन क्राइसिस को बचाने के लिए 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन जो लिमिट है ना वो लगाया गया था कोल पावर स्टेशन पे। और जो मोस्ट एफिशिएंट और ईजिएस्ट वे है जिससे कि हम लोग यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, वो क्या है कि इंस्टॉल करो
क्या? तो ये FGD, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। ये है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी कि जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कोयला वगैरह इस्तेमाल होता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन होगा। तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना है, ये एक मशीन है डीसल्फराइजेशन, जिसमें क्या होता है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन जितनी होती है ना उसकी कुछ परसेंट को यहाँ पे कम कर दिया जाता है। अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट में आपको ये देखने को मिलता है तो उससे क्या होता है कि उस थर्मल पावर प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत हद तक कम हो जाती है। बट हमारे कंट्री में ये भी चीज़ें हम लोग पढ़े थे कि बहुत ही कम ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कि ये जो मशीन है वो उसको इंस्टॉल किया गया है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप लोग को थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर वो नॉन कॉम्प्लाइंट है तो आप उसको बंद कर सकते हो। अगर वो ढीठ है इन द सेंस कि वो सरकार की बात ही नहीं मान रहे, अपने अपने हिसाब से चल रहे, तो उसको वो बंद कर दो, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं बंद करना है तो उसके लिए यहाँ पे है कि थोड़े वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसे खर्च कीजिए, मशीन लगाइए और हमेशा के लिए जो है ना इस तरीके के गंदे एयर को इनहेल करने से बचिए। तो इस तरीके का काम यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग से इंटरव्यू में भी कहीं पे भी पूछा जाएगा कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि हम लोग इतना ज़्यादा इमिशन हो रहा है तो इमिशन को कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी जवाब यही है कि पावर प्लांट में जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल करके हम लोग इसको काफ़ी हद तक जो है काबू में ला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे हॉट टॉपिक होते, क्योंकि आप लोग लिखोगे भी, अभी जो मेंस आंसर राइटिंग चल रहा है उसमें मैं पॉल्यूशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, तो इसमें आप लोग इस सारे बातों को इंक्लूड कर सकते हो। तो अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट। तो जल्दी से देख लेते हैं, रिसेंटली इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है यूनाइटेड नेशन की बायोडाइवर्सिटी समिट में। और थोड़ा देखते हैं, ये समिट जो है फर्स्ट है इस तरीके की जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लिया गया है। और ये इनिशिएटिव आप देखो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा लिया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस है उनके द्वारा इसको कन्वे किया गया। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट मिनिस्टर लेवल के जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जो कि यहाँ पे CBD के भी जो पार्टी थे ना वही यहाँ पे आपका कन्वेंशन में पार्ट लिए, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके जो भी पार्टीज़ है वो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जो समिट हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किए हैं। थीम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक्शन लेना है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है कि हम जो आज की डेट में जो भी जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है उसको तो सारी नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए, बट आगे आने वाले दिनों में हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनको भी सारी नेचुरल रिसोर्सेज की सुविधाएं मिलती रहे, इस तरीके का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, बेसिक है। ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का काम किया जाता है। इसके जितने भी कंपोनेंट है उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि मिलजुल के खाना है। आज जो भी लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तो सारी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन आगे आने वाले लोगों की भी हम लोग को ऐसा नहीं है कि सब कुछ खा के यहीं चल जाना है, आगे आने वाले लोगों के लिए बारे में भी सोचना है, उनके लिए भी छोड़ देना है। साथ ही इक्विटेबल यहाँ पे शेयरिंग होना चाहिए, इन्वायरमेंट से जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो सब कोई आपस में जो है शेयर करें। ये रेटिफाई किया गया है 196 कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि यहाँ पे इंडिया भी इंक्लूड है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिया का देखिए एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी से जो है ना हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारे यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हॉट स्पॉट भी है। तो आप लोग को ये बताना है कि हमारे कंट्री में 4 मेजर हॉट स्पॉट प्लेसेस है, तो वो क्या है उसके नाम बताइएगा। साथ ही साथ जो है इन सारी चीज़ों में हम लोग पीछे नहीं हटते। तो अगर ऐसी कन्वेंशन के बारे में आपको नहीं याद आ रहा है कि इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं, मेंबर है कि नहीं, तो याद रखिएगा कि हम लोग कोई भी बायोडाइवर्सिटी का जो भी कन्वेंशन है उन सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस समिट से क्या क्या बातें निकला, सबसे पहले तो यही है कि जल्दी से जल्दी अर्जेंट नीड है कि हम लोग अच्छा खासा काम करें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो मेनली यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि आज के डेट में जो है ना कितना ज़्यादा ह्यूमैनिटी के कारण हमारी इन्वायरमेंट जो है बर्बाद हो रही है। तो जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज़ फेस किया जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा, जो भी हम लोग जैसे इंसान ऐसे कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे रोकना है। और 2020 के बाद, क्योंकि 2020 को तो कोविड ईयर ही कह रहे हैं, तो 2020 के बाद जो है हम लोग को ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेकर आना है, जिसमें कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा सारे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को और दूसरे लीडर्स को भी कि वो अपने यहाँ पे सही तरीके से पोस्ट 2020 जो है डेवलपमेंट करें। और जो यहाँ पे इकाई टारगेट था, इकाई टारगेट जिसको आप लोग को ध्यान है कि हमारे कंट्री में इकाई टारगेट जो है 12 है टोटल, ठीक है। 12 में से हमने सिर्फ 2 ही टारगेट को अचीव किया, 10 जो है यहाँ पे फेल हो गया। तो 2020 तक इसके टारगेट को अचीव करना
करना था बट हम लोग नहीं किए, हम लोग इसमें फेल हो गए। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड था। टोटल 20 टारगेट था, ठीक है, जो कि यहाँ पे फुलफिल करना था। देखिए इकाई टारगेट जो था ना वो उसका टोटल 20 था, लेकिन 20 को हम लोग मर्ज करके जो है अपने हिसाब से अपने कंट्री में 12 बनाए थे, 12 यहाँ पे टारगेट बनाए थे। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे 17 टारगेट हमने बनाए, गोल बनाए, उसी तरीके से जो इकाई टारगेट लाया गया था ना उसमें टोटल 20 था, लेकिन हमने उसको मर्ज कर करके अपने कंट्री के हिसाब से 12 बनाया था। अब इतना कम तो हम लोग किए थे, उसमें भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए, सिर्फ 2 ही किए और बाकी 10 रह गया ऐसे ही। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही इंडिया और बायोडाइवर्सिटी परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उससे आप लोग को पता होगा कि ट्री कवर हमारे यहाँ बढ़ा है, ठीक है, 24.56% हमारे यहाँ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। वाइल्ड लाइफ अगर आप लोग देखो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ, और टाइगर की नंबर भी डबल हो रही है, सॉरी। हमारे यहाँ लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लायन है, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है कि नहीं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने वाइल्ड लाइफ पे भी। लैंड रिस्टोरेशन की बात करें तो इंडिया के द्वारा इस समिट में ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया का एम है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ जो डिग्रेडेड लैंड है, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी लेकिन अब बंजर हो चुकी है, तो उसको फिर से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना है। तो वैसी 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिसे हमें 2030 तक जो है इसे फिर से फर्टाइल करना है। इकाई टारगेट और जो इसकी ऑब्जेक्टिव है इसको भी लेकर इंडिया चलेगा। इंडिया में आप देखो कि यहाँ पे जो टारगेट 11 और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें कि बात किया जाता है कंजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना है। अभी इंडिया इकाई टारगेट को इतने अच्छे से नहीं भूला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सितंबर मंथ का अगर आपने इन्वायरमेंट को अच्छे से देखा है तो उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है उसके बारे में देखे थे, और इकाई टारगेट को भी लास्ट मंथ ही हम लोग ने बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। ब्लू फ्लैग भी देख ही लेते। ब्लू फ्लैग में आप देखो कि रिसेंटली यहाँ पे जो कासरकोड और जो पादुबिद्री बीच है कर्नाटक का, उसको यहाँ पे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये डेनमार्क की एक इंस्टीट्यूट है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, तो इनके द्वारा दिया जाता है। इससे पहले 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 13 बीचेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था कि उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना है, और एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखा गया था कि इन लोगों को देना है। तो उसमें से यहाँ पे चूज़ कितना हुआ है, तो 8 हुआ है, ठीक है। लिस्ट ऑफ बीचेस है जिसको कि यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। तो ये देख सकते हैं आप दीव का यहाँ पे घोगला बीच है, गुजरात का शिवराज बीच है, कर्नाटक का पादुबिद्री और कासारगोड है, और केरल का कपाड़ बीच है, एडन बीच है पुदुचेरी का, और ऋषिकोंडा बीच जो है आंध्र प्रदेश का है, और गोल्डन बीच उड़ीसा का है, राधानगर बीच जो है अंडमान एंड निकोबार का है। तो ये 8 बीचेस से ध्यान रखना है। सबसे पहला बीच जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था वो उड़ीसा का चंद्रभागा बीच है, तो उसको भी याद रखना है। तो इस बार अभी न्यू जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो कर्नाटक का 2 ये ऐड हुआ है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक। ब्लू फ्लैग जो है एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि आप स्कूल में कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे तो आपको ट्रॉफी के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। तो यही सर्टिफिकेशन यहाँ पे बीचेस को दिया जाता है, मैराइन को, और सस्टेनेबल बोटिंग जो टूरिज्म ऑपरेटर है जो कि इको लेवल है, यानी कि ऐसा बीच जब भी आप बीच घूमने गए हो या फिर आगे घूमने जाओगे तो आप कैसा चाहोगे कि एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, वाटर एकदम क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, साथ ही साथ वहाँ पे किसी भी तरीके का गंदगी नहीं हो, और सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। यानी कि आप जाओ अगर प्रॉपर वहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत जो है खाने पीने का भी सामान होना चाहिए, रेस्टिंग के लिए भी जगह होनी चाहिए, सन बाथ भी आप ले सको, उसके बाद जो है प्रॉपर आपके लिए एक चेंजिंग रूम भी होनी चाहिए, टॉयलेट्स की प्रोविज़न होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो इस तरीके का, और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके के ब्रीचेस को जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये हर साल दिया जाता है। डेनमार्क बेस्ड ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है इन्वायरमेंट एजुकेशन की, FEE इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन और सेफ्टी रिलेटेड ये देखा जाता है। ब्लू फ्लैग जो बीच है ये इको टूरिज्म मॉडल है, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट को जो है ना प्रोवाइड करते हैं क्लीन और हाइजीनिक बाथिंग वाटर, यानी कि एकदम साफ़ पानी है जिसमें कि आप आराम से नहा सको। कुछ और फैसिलिटीज़, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये मेनली यहाँ पे 33 क्राइटेरिया है, जिसमें कि 4 मेजर यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या देखा जाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन
बाथिंग वाटर क्वालिटी, यानी कि इन्वायरमेंट का जो है एक कितना अच्छा खासा इन्वायरमेंट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी देना चाहिए। जैसे कि हम लोग एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आप लोग देखो कि नॉर्मल एजुकेशन में जो है सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूड करना। नहीं है हमारे इंडिया में। आप लोग फॉरेन की सिलेबस देख सकते हो, हर जगह जो है बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है, बट हमारे कंट्री में नहीं है। वो एक अलग प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं है। हालांकि आप 7th की जो ज्योग्राफी उठाओगे उसमें इन्वायरमेंट की बात है, बट फिर भी एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन अलग से होना चाहिए। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम लोग की जो इन्वायरमेंट है ना उसकी इंपॉर्टेंस उनको समझाए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे वाटर जो क्वालिटी है, बाथिंग वाटर क्वालिटी, वो अच्छी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे सेफ्टी और सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए बीचेस में। तो ये 4 यहाँ पे कैटेगरी रखा गया है। इस कैटेगरी को जो भी यहाँ पे फुलफिल करता है उसको यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे बहुत सारे बीचेस को दिया गया था, लिस्ट ऑफ बीचेस था, लेकिन कौन कौन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है वो देख लीजिए। ये गुजरात का है शिवराज बीच, ये दीव का है घोगला बीच, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये है कर्नाटक का पादुबिद्री और कसारको, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये केरल का है कड़ा बीच, साथ ही गोल्डन बीच उड़ीसा का है, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का है, राधानगर बीच ये अंडमान निकोबार का है, एडन बीच ये पुदुचेरी का है। तो ये हो गया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने बीचेस जो है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अगर इसके अलावा भी आप देखोगे कि ये यहाँ पे लक्षद्वीप का है बंगरम, और ये है भगावे और मीरामर। तो ये सारे बीचेस की लिस्ट दिए गए थे हमारे द्वारा, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, बट यहाँ पे जो चूज़ किया गया है FEE के द्वारा, ये सिर्फ हमारे 8 बीचेस को ही किया गया है। तो मैप में देख लीजिए जिससे कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए, और आप लोग के पास अगर क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में तो आप लोग उसका आंसर दे सको। फाइन, तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है लास्ट लेसन देखेंगे इन्वायरमेंट की, जिसमें रेस्ट ऑफ दी जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। साइंस एंड टेक की भी एक लेसन आनी बाकी है जिसमें कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक को मैं कवर करूँगी। उसके बाद आपका ये मैगजीन्स जो है मैक्सिमम कवर हो गए, सोशल इशूज़ बस बचा रह जाएगा। चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग आगे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से, उसे सर्च करके प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।